वर्क एनर्जी पार। ठीक है, नया टॉपिक है। हाँ, नया चैप्टर है आपका। तो चैप्टर नेम इज वर्क एनर्जी एंड पावर। इन तीन सेगमेंट्स में ये चैप्टर बटा हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर आपके पास 3 सेगमेंट्स के अंदर है। पहले सेगमेंट में आप वर्क डन के बारे में बात करेंगे, दूसरे सेगमेंट में आप उसमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट करेंगे, और थर्ड सेगमेंट में आप इसमें पावर का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। 3 इन्वॉल्वमेंट्स हैं, तो इसमें चैप्टर भी आप इस तरीके से ही कवर करके चलना। नोट्स आपको नेक्स्ट क्लास में आपके लॉज ऑफ मोशन के, वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन तीनों के कंबाइंड आपके यूनिट्स मिल जाएंगे, जैसे आपका चैप्टर 1 2 3 4 का था। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर अपने नोट्स आप कलेक्ट कर लेना। ठीक है, सारे एक साथ कलेक्ट कर लेना, गड़बड़ मत करना उसके बाद में कि मुझे नहीं मिला मुझे नहीं मिला, ये काम मत करना। अब वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन। वर्क क्या होता है, ये 9 से पढ़ा हुआ। वर्क इज said to be done when a force produces motion। यानी अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन हमारे लिए क्या होता है, वर्क इज said to be done when a force produces motion। यानी आपके पास कभी भी आप बोलते हैं कि वर्क अगर हुआ है, तो उसका मतलब है कि वहां पे वो मोशन प्रोड्यूस करेगा तभी वर्क डन होगा। अदरवाइज मोशन अगर वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो हम वहां पे क्या मान के चलते थे कि वर्क डन आपका वहां पे कैरी नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक बॉक्स है आपके पास, इस पे आपने कोई फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया आपने, और एक थीटा एंगल से आपने ये फोर्स लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो इस ब्लॉक को क्या कर रहा होगा, राइट डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट कैरी कर रहा हो। तो जब आप यहाँ पे वर्कडन की बात करते हैं, तो वर्कडन का फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इज एफ कॉस थीटा, जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है यहाँ पे जिसके कारण वो मूव कर रहा है, वो क्या है आपके पास, एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, एस। तो एंगल कौन सा है, कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, एफ डॉट एस। तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, एफ डॉट एस। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ डॉट एस। यानी वर्क डन अगर आपसे कोई पूछता है वर्क डन क्या होता है, तो आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। यानी फोर्स जब मोशन प्रोड्यूस करता है, तभी हम बोलते हैं वर्क इज सेड टू बी डन, क्लास 9th के डेफिनेशन के हिसाब से। 11th में थोड़ा सा उसमें चेंजेस आएंगे, थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट आएगी, बट ट्राई टू बी कि उसे 9 से ही लेके चलेंगे, तो आपके न्यूमेरिकल्स करने में आपको इतने इश्यूज नहीं होंगे। जैसे एक ब्लॉक था, अभी तक हम क्या मान के चलते थे, जब हम क्लास 9th में पढ़ते थे, तो उसमें जो भी फोर्स लगता था वो अलोंग दी डायरेक्शन लगता था। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फोर्स आपकी अलोंग दी डायरेक्शन लगे, तो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, उसमें कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेते हैं, और ये क्या बन जाता है, एफ एक्स कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। तो आपका ब्लॉक कौन सी डायरेक्शन में घूमता है, हॉरिजॉन्टल में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सी होगी, एफ कॉस थीटा। इस एफ फोर्स से नहीं मूव करेगा, वो कौन सी फोर्स से मूव करेगा, एफ कॉस थीटा से। और जितना डिस्प्लेस करेगा वो हमें पता चल जाएगा कि ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो कॉस थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा। दैट इज वाई वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाता है, एफ डॉट एस। यहां से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है, और इसी को आगे और फर्दर अगर हम चेंज करते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रिधिमा अंदर हो। यानी यहाँ पे अगर फर्दर और इसको ओपन करना चाहते हैं इस फॉर्मूला को, तो क्या कर सकते हैं इसको बेटा, ए डॉट बी का फॉर्मूला हमें पता था, वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाएंगी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये आपके पास आपका जनरल फॉर्मूला आ जाता है, जो आप यहाँ पे यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स, एस क्या हो जाएगा, सेकेंड वेक्टर, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, यानी जिसमें आई कैप जे कैप और के कैप, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते थे चैप्टर 4 में, एज इट इज वही प्रॉपर्टीज सारी की सारी यूज होंगी। अब जैसे ही आपको पता है ए डॉट बी अगर जीरो आ गया, तो उसका मतलब क्या होता था, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो वैसे ही अगर ये वर्क डन जीरो होगा, तो उसका मतलब क्या होगा,
आपका फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर ये परपेंडिकुलर हुए तो थीटा इसके बीच में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला को सिग्निफाई करता है कि मेरा वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो गया बेटा, इस फॉर्मूला को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यानी वर्क डन के रिस्पेक्ट में सबसे पहली बात हमने यहाँ से ये पढ़ी कि हमें वर्क डन के बारे में अगर आपसे सिंपल सी बात करता है तो हमें बाय डेफिनेशन पता चल जाता है कि वर्क डन तब होगा जब फोर्स मोशन प्रोड्यूस करेगा। उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है वर्क डन इज इक्वल टू, अभी तक नाइन्थ के हिसाब से हमें क्या पढ़ना था, एफ एस, सिर्फ एफ एस। बट यहाँ पे अब आपको याद रखना है कि जब आप इसका बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसकी पीडीएफ अभी ग्रुप में शेयर करवा दूंगा मैं, तो एक साथ राइट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। यानी सबसे पहला फॉर्मूला अगर वर्क डन की बात करें तो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहला फॉर्मूला है एफ एस कॉस ऑफ थीटा। एफ एस कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा कौन सा एंगल है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होगा, ठीक है। अब इसमें अगर कॉस का आपके पास एंगल बन रहा है तो इसमें जो दोनों वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट यूज करेंगे वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की, तो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है हमारे पास, जूल, ठीक है। और सीजीएस यूनिट हमने पढ़ा हुआ था बेटा चैप्टर 1 में, अर्क। 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10⁻⁷ अर्क के। क्वांटिटी ये क्या होती है बेटा, वर्क डन क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वही वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, दैट इज ml/t-2, ठीक है। उसके बाद इसके टाइप्स की बात करते हैं, अगले में क्या करेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे कि कितने टाइप के वर्क डन होते हैं। तो वर्क डन अपने पास नाइन्थ में पढ़ा था हमने, कितने टाइप के वर्क डन होते हैं, वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन हमारा नेगेटिव हो सकता है और वर्क डन हमारा जीरो हो सकता है। ये तीन तरह के वर्क डन हमने इस 11th क्लास में पढ़ने। यानी वर्क डन का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। वर्क डन वाले पोर्शन से आपके पास न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है और आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर देता है इसके अंदर। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे कि वर्क डन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ये कब लगेगा, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज दे रखा होगा, डायरेक्शन वाइज नहीं। आपके पास आपके फोर्स की और आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किस रिस्पेक्ट में दे रखी होगी बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। बोलेगा 6 न्यूटन फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया हमें नहीं पता। बोलेगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, बट वो किस डायरेक्शन में हो रहा है वो आपको नहीं बता रखा होगा। पीछे बैठ बेटा, जगह खाली है। तो यहाँ पे आपके पास किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है ये हमें नहीं पता होगा। तो इसमें क्या पता होगा, इसमें आपको उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होगा कि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या एंगल कैरी कर रहा है, आपको वहां से ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स विद डायरेक्शन होगा। यानी आपको बोलेगा आई कैप, जे कैप, के कैप, डिस्प्लेसमेंट भी इसी फॉर्म में आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में होगा, तो आप अपना फॉर्मूला लगा देंगे ए डॉट बी वाला, दैट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आपके पास ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, जूल। सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग। 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10⁻⁷ अर्ग्स के इक्वल होता है। क्वांटिटी ये स्केलर होती है, रीजन होता है दो वेक्टर्स का डॉट क्या देता है हमें, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं आप, तो आंसर मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी। और वर्क डन क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन फॉर्मूला सेम एज एनर्जी, दैट इज ml/t-2। टाइप ऑफ वर्क डन कितने हो सकते हैं, तीन टाइप के वर्क डन हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, रीजन ये आपके पास आगे यूज होता है क्वेश्चंस की फॉर्म में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें 1 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर ये बन जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं, जैसे अभी तक हमने काम किया हुआ था कि भाई कोई भी चीज अगर हम कैरी करके चल रहे हैं तो हम वर्क डन क्या कर देते थे, जीरो कर देते। बोला आपने एक बुक लिया, अपने हेड पे रखा और चल रहे हैं, बोला वर्क डन क्या होगा, तो आप क्या कर देते थे, जीरो। रीजन, फोर्स कहाँ लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में लगने वाला एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। और जब थीटा 90 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यही बुक आप किसी वर्टिकल स्टेयर पे चढ़ रहे हैं, अगर इसी बुक को लेके आप किसी वर्टिकल स्टेयर पे चल रहे हैं, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में लगने वाला एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय पर्सन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
लेकिन इसी में मैं बोल दूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, आप डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं, अपवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180, तो वर्क डन कैसा हो गया नेगेटिव। तो इन बातों को आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन वो किसी भी तरह से ट्विस्ट करके पूछ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। तो वर्क डन की बात अगर हम करें तो इसके 3 टाइप हैं, इसके 3 टाइप हैं आपके पास। एक आपने क्या लिया, पॉजिटिव वर्क डन, एक आपने बोला नेगेटिव वर्क डन, और एक बच्चे आपके पास है जीरो वर्क डन, ठीक है। एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक जीरो, 3 तरह के वर्क डन हैं अपने पास, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आपको याद रखना है, अगर थीटा कैसा है, एक्यूट है, एक्यूट मतलब लेस देन 90, तो आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा आपका ऑप्ट्यूज है, यानी मोर देन 90, तो वर्क डन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर थीटा आपका 90 है, तो वर्क डन आपका क्या होगा, जीरो होगा। 3 तो ये एंगल के बेसिस पे आ गए। एक डायरेक्शन के बेसिस पे, अगर मेरा फोर्स और मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा, सेम डायरेक्शन में, तो मैं वर्क डन को क्या बोलूंगा, पॉजिटिव। अगर मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं वर्क डन को क्या बोलूंगा, नेगेटिव। और अगर मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। याद रहेगा बेटा, कौन से में, पहला केस मैंने तो पॉजिटिव की बात की बेटा। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला मैंने बोला आपको, अपार के अभी तक हमें वर्क डन का फॉर्मूला 9 के रिस्पेक्ट में पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अब उसको थोड़ा सा हटा देना दिमाग से, आपने फॉर्मूला क्या याद रखना है, एफ एच कॉस थीटा, यानी फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है वो फोर्स लग रही है, और जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका मल्टीपल कर देंगे तो मेरे पास वर्क डन पता चल जाएगा। बट कॉस थीटा है और 2 वेक्टर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने उसे क्या लिख दिया, एफ डॉट एस लिख दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये बात याद रहेगी बेटा, टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो एक क्वेश्चन में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाता है आपके पास, तो आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो या तो वो एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेगा आपसे, या आपसे डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करेगा, तीसरा चौथा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। एक आपके पास इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है ग्राफ रिलेटेड, अगला क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, ग्राफ रिलेटेड बन जाएगा। और ग्राफ रिलेटेड बात जब हम करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, या अगर वेरिएबल फॉर्म आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। 2-3 चीजें अब यहाँ पे हमें पढ़नी है। अब अगला कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है वर्क डन वाले क्वेश्चन के अंदर, वो ग्राफ का आ जाता है, कि आपसे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बेटा, आपका जब भी ग्राफ दे रखा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, कैसा ग्राफ होगा बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा होगा। कोई भी शेप हो सकती है, मान लीजिए ये शेप है, ठीक है, और इसकी कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है बेटा। तो ये कितनी शेप्स कैरी कर देगा, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल, और एक, कितनी शेप्स हो गई, 1 2 3 और 4। आप इसमें ट्रेपीजियम भी ले सकते थे, ठीक है, बट मैंने अभी ट्रेपीजियम ना लेके आपको सिंपल कॉन्सेप्ट की बात के लिए कि भाई इसमें आपको सिर्फ फिगर्स का पता होना चाहिए कि होना क्या है। एफ और एस ग्राफ कैसा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा आपके पास। आपसे बोलेगा वर्क डन बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, आपसे बोलेगा फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन आपके पास कितनी शेप्स बन रही हैं, ए बी सी डी ई और एफ, 1 2 3 4, 4 शेप्स हैं आपके पास। पहले में कैसी डायरेक्शन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका एरिया कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की वैल्यू भी यहाँ पॉजिटिव होगी, इस क्वाड्रेंट में वर्टिकल की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। सेकंड शेप के लिए भी पॉजिटिव, थर्ड शेप के लिए भी पॉजिटिव, और फोर्थ शेप के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपके पास याद रखना है, जब भी एफ एस ग्राफ दे रखा हो, तो एफ इंटू एस क्या देता है हमें, एरिया अंडर द ग्राफ। एफ डिवाइडेड बाय एस हमें क्या देता था, स्लोप। अगर आपको याद हो, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल क्या देता था, स्लोप। y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 आपको क्या देता था बेटा, स्लोप। और y एक्सिस पे जो वैल्यू है इनटू
एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई करते थे तो मुझे क्या मिलता था, एरिया अंडर दी ग्राफ। तो आप ये बताइए, आपका ग्राफ है तो एरिया अंडर दी एफएस ग्राफ क्या देगा हमें, एरिया अंडर दी एफएस ग्राफ यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। एफ इंटू एस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, वर्क डन मिलेगा बेटा। ठीक है, एफ इंटू एस, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बच्चे अपने पास, एफ एस। ठीक है, क्या होता है, एफ एस वर्टिकल इंटू हॉरिजॉन्टल, मल्टीप्लाई करके मुझे क्या दे देगा, एरिया अंडर द ग्राफ। और वो एरिया अंडर द ग्राफ मुझे क्या दे रहा है बेटा, वर्क डन। वर्क डन पॉजिटिव या वर्क डन नेगेटिव, तो आपको क्या करना है, इसका एरिया क्या लेंगे, यानी यहाँ पे जो वर्क डन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 माइनस एरिया 4। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सिस पे है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, माइनस साइन कैरी करेगा। बाकी डिस्टेंस में क्या होता था, सबके सब आप क्या करते थे, पॉजिटिव लेते थे, बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो डायरेक्शन मेंशन्ड होगी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है बेटा, नेगेटिव एक्सिस पे, तो इसलिए यहाँ पे जो भी एरिया होगा उस शेप का उसके माइनस साइन आप यूज कर लेंगे। जैसे ये वाला शेप कौन सा है बेटा, ये आपके पास ट्रायंगल, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट विद पॉजिटिव साइन। यहाँ क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ विद पॉजिटिव साइन। थर्ड में फिर से हाफ बेस इंटू हाइट विद पॉजिटिव साइन, और फोर्थ वाले में हाफ बेस इंटू हाइट विद माइनस ऑफ साइन। यानी यहाँ पे उस एरिया को, इन तीनों को ऐड कर देंगे और जो एरिया इसका होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। अगर वो वर्क डन पॉजिटिव आ गया तो आप ये बोलेंगे कि आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, तो उसमें बनने वाला एंगल दैट मस्ट बी एक्यूट। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, दोनों सेम हो सकती है, डायरेक्शन जो है वो सेम हो सकती है। जब एंगल मेंशन नहीं होता तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। और अगर वर्क डन नेगेटिव आ गया और डायरेक्शन नहीं दे रखी तो हम क्या मान के चलेंगे कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो 90, और उसमें तो वर्क डन 0 होगा ही होगा, दैट्स इट। ये बात क्लियर है बेटा, ये पहला सेगमेंट आपका वर्क डन वाला, इसमें इससे बाहर और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, सारी बातें यहां से घुमा फिरा के पूछेगा। वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन अपने को पता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का वर्क डन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा, व्हेन थीटा इज एक्यूट। नेगेटिव कब होगा, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। जीरो कब होगा, व्हेन थीटा इज 90। उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, अर्ग। 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग्स के। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम एज एनर्जी, दैट इज ml2t-2। क्वांटिटी ये क्या हो जाएगी, स्केलर। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आ जाए, एफएस ग्राफ दे रखा हो, आंख बंद करके उसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे, वो मुझे क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। एरिया अंडर द ग्राफ निकालने से पहले बस एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि आपको एरिया देखने हैं कि वो डायरेक्शन क्या कैरी कर रहा है। अगर वो सारे पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, और नेगेटिव है तो माइनस होगा। जो साइन जिसका है वो आपका एज इट इज का एज इट इज यूज हो जाएगा। उसमें आप साइन अगर गलत कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये वर्क डन से इससे बाहर और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ जी, स्लोप कुछ नहीं, आपको इट गिव्स अस नथिंग, कुछ भी नहीं देगा इसका स्लोप। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है दैट इज एनर्जी। अगले टॉपिक में हम इसमें पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी बेटा बहुत सारी फॉर्म्स में होता है, बट यहाँ पे आपको 2 टाइप की एनर्जी पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। एक आप क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, और एक बच्चे आप क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब दिमाग में क्या होता था, mgh। अभी तक दिमाग में क्या आता था, पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको याद रखना है कि एनर्जी क्या है, इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, 9th में डेफिनेशन पढ़ी थी भाई, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी है हमारी काम करने की, वही हमारी क्या है, एनर्जी है। यानी एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, ऐसे यूनिट अपने पास क्या होगा यार, जूल। डायमेंशन फॉर्मूला वही, सब कुछ उसमें, कुछ भी चेंज नहीं। अब ये दो टाइप की एनर्जी हमें पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जो मोशन को जस्टिफाई करता है, मोशन को सिग्निफाई करता है, वो एनर्जी कौन सी हो जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। और जो पोजीशन को सिग्निफाई करता है,
ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी जो एनर्जी की डायरेक्शन, एनर्जी के मोशन को बताता है कि आपका एनर्जी हुआ और बॉडी मोशन में थी, बॉडी मोशन में थी तो वो कौन सी एनर्जी की टाइप बता रहा है? काइनेटिक। वो पोटेंशियल नहीं बता रहा मुझे, किसकी फॉर्म बता रहा है? काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंगली। और जब कोई जगह पे रुक गया वो, तो मुझे वो पोजीशन बता रहा है और वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, जो मुझे क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, अगर आपको 9th में याद हो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। बट पोटेंशियल एनर्जी फर्दर आर ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप की होती है। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सेकंड वाला जो फॉर्म है ये आप अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा क्लास 12th का पार्ट है, तो इसमें आपसे कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेगा। आपने 9th में पढ़ा हुआ था सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या बन जाता था? mgh। ये क्या हो जाता था बेटा? mgh। यानी इसमें जो वर्क डन की पोजीशन होती थी वो किसके रिस्पेक्ट में होती थी? ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। आप जब भी इसमें पोजीशन बताते थे तो क्या करते थे? किसी चीज को वर्टिकली अप फेंकते थे या वर्टिकली डाउन फेंकते थे, यानी विद द ग्रेविटी या अगेंस्ट द ग्रेविटी आप पोजीशन की बात करते थे। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको हम डिराइव करेंगे, ये हमारा डेरिवेशन का पार्ट भी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh नहीं, अगर आपसे बोलता है एनर्जी तो आप क्या बोलेंगे? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। ये बात हमने पढ़ ली। उसके बाद अगला पार्ट आता है कितने टाइप्स की एनर्जी है। तो एनर्जी तो बहुत सारे टाइप की है, बट हमें इस चैप्टर में सिर्फ 2 एनर्जीज को पढ़ना है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो बोले काइनेटिक एनर्जी क्या? तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो हमें मोशन को बता रहा होगा वो काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन को बता रहा होगा वो पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो वही सेम 9th वाली हाफ mv², बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 3 टाइप की है। एक क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो mgh था, जो हमने 9th में पढ़ा हुआ था, वही सेम उठ के यहाँ पे आ गया। दूसरा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो 2 चार्जेस के बीच में होता है, बट 11th में आपके चार्जेस का कोई इंट्रैक्शन नहीं है तो उसे काटा मार दिया, वो 12th में पढ़ेंगे। सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि ये टाइप होता है। कभी कभार क्या होता है, पेयरिंग फॉर्म में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पेयर दे देते हैं, तो अगर ये नहीं पता होगा तो आपको लगेगा वो ऑड वन है, आप उसे पिक नहीं करेंगे। सिर्फ थियोरेटिकली नाम पता होना चाहिए इसमें, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में। तीसरा और सबसे लास्ट, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग में, इलास्टिक में जो पोजीशन देता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को? यहां तक क्लियर है सारी बातें? अब अपने पास, हाँ बेटा, ये मोशन को बताएगा और ये पोजीशन को बताएगा। ये आपके पास पोजीशन सिग्निफाई कर रहा है और ये आपके पास मोशन सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक लिखें, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, नहीं नहीं, मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। लिखें, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, हाँ हाँ अभी अभी शेयर कर दूंगा, मैं क्लास के बाद ही शेयर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय कैलकुलस मेथड। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है किससे? कैलकुलस मेथड से, यानी हाफ mv² का डेरिवेशन निकालना है, किसको यूज करके? काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलस मेथड को यूज करके। ठीक है, लिखे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। इस वाली डेरिवेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है।
consider a body of mass m initially at rest, consider a body of mass m initially at rest, a force F applied on the body, a force F applied on the body, a force F is applied on the body which produces a displacement, in its own direction, which produces a displacement in its own direction. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m initially at rest, a force F is applied on the body, a force F is applied on the body which produces a displacement in its own direction. यानी आपने क्या किया, कंसीडर किया एक बॉडी जिसका मास क्या था, m था, और वो इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था. जस्ट लाइक ये बॉडी लिया बेटा, ठीक है, ये बॉडी हमने लिया, इस पे एक F फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा था. किस डायरेक्शन में, इन इट्स ओन डायरेक्शन. इन इट्स ओन डायरेक्शन का मतलब थीटा क्या हो जाएगा, जीरो. थीटा क्या हो जाएगा, जीरो इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा क्या माना जाएगा, जीरो. ठीक है, थीटा क्या माना जाएगा, जीरो. क्योंकि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए करते हैं, थीटा 0 के लिए, थीटा 180 के लिए, थीटा 90 के लिए, ऐसे 30, 45, 60 पे नहीं करते. ठीक है, तो हमने क्या माना, कंसीडर किया एक बॉडी जिसका मास था m, उस पर आपने एक फोर्स लगाया दैट इज F, और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी किया. इज इट ओके बेटा. यहाँ अब अगर हमने माना कि डिस्प्लेसमेंट कितना, हमें नहीं पता कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकता था वो, तो हमने क्या माना, लेट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उसने किया ds, यानी जहां डिस्प्लेसमेंट लिखा ना उसके ब्रैकेट में लिखना ds. तो जब डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा. और हमने क्या माना, dw इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, f डॉट ds. क्या हो गया, f डॉट ds. क्लियर है बेटा. अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो हमने क्या माना कि वर्क डन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा. अब dw क्या हो जाएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा तो दैट इज f ds cos 0. cos 0 क्यों लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कैसा लग रहा है बेटा, सेम डायरेक्शन में, तो इसके बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0. तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, f ds, ये क्या हो गया, dw. ठीक है, यहां तक क्लियर है. बट अब f की वैल्यू हमें नहीं पता, तो लॉज ऑफ मोशन याद करो. f इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ma. f इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma. a की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, dv बाय dt. इज इट ओके बेटा. और इसको इधर पुट कर सकते हैं वैल्यू. यहां तक कोई डाउट, भाई f इज इक्वल्स टू ma लिख सकते हैं तशनीत. एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv बाई dt. ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं. और dw, ये डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डेरिवेशन वर्क एनर्जी थ्योरम में भी करनी है. बस लिमिट चेंज होगी, स्टेप में कोई चेंज नहीं, मेथड में कोई चेंज नहीं. इसलिए इसमें जो समझना है वो पूछ लोगे आप लोग. ठीक है, तो ये हमारी दो डेरिवेशंस का काम कर देंगे. हमने क्या माना, हमने माना एक बॉडी है जो इनिशियली क्या थी, रेस्ट पे पड़ी थी. अब रेस्ट पे पड़ी थी तो ऑब्वियस सी बात है उसका u 0 होगा. अगर u 0 है और वो उसके बाद डिस्प्लेस कर रहा है तो v इज हैविंग सम वैल्यू, और v की अगर वैल्यू होगी दैट मींस एक्सेलरेशन वहां लग रहा होगा. एक्सेलरेशन लग रहा होगा और टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ बेटा, dv बाई dt. ये बात क्लियर है. ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल इंस्टेंट्स की बात कर रहा था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल लिया तो वर्क डन भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया. तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गया, dv बाई dt. और ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की और dw को एज इट इज रखा. f की जगह क्या लिखा बेटा मैंने, m dv बाई dt. और इसको क्या लिख दिया बेटा, ds. लिख सकते हैं. अब यहाँ पोजीशंस को चेंज कर दो, इसे ऐसे लिख सकते हैं ds बाय dt. और इसको क्या लिख दे बेटा, dv. कोई दिक्कत, ds बाय dt क्या बन गया, वेलोसिटी. तो ये dw क्या आ गया आपके पास,
एम वी डी वी। याद रहेगा बेटा, ये आपके पास वहां पे भी डिराइव करना है। ये सिर्फ इसलिए किया, अब लिमिट किसकी हो गई, सिर्फ वेलोसिटी की। डी किसके साथ अटैच्ड है, वेलोसिटी के साथ, और वी उसके आगे है तो सेम फैमिली। तो लिमिट क्या होती है वेलोसिटी की, इनिशियली वो कैसा था, रेस्ट पे, तो यू क्या हो गया, जीरो। और मैक्सिमम किस वेलोसिटी पे हमें नहीं पता, हमने वी मान लिया। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया बेटा, डब्ल्यू आ गया। और यहाँ पे क्या लिखा है इसे, एम वी डी वी, और लिमिट क्या आई बेटा, जीरो से वी। एम कांस्टेंट है बाहर, या फटाफट से पहले यहाँ तक राइट डाउन करो, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। इस वाले के लिए राइट डाउन कर लो। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, वर्क डन ही तो होगा, और वो क्या लिमिट डालोगे, जीरो से डब्ल्यू। भाई जब वो रेस्ट पे था तो मोशन नहीं है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। और मैक्सिमम कितना वर्क डन है, डब्ल्यू। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, डन, चले आगे। समझ आया यहाँ तक। अब इसके अंदर आगे क्या किया हमने, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, डब्ल्यू। एम कांस्टेंट था बाहर, अंदर क्या बचा, वी डी वी, और ये जीरो से क्या हुआ बेटा, वी। ये जीरो से क्या हो गया, वी। वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वेयर बाय टू, एज पर कैलकुलस मेथड जो हमने किया हुआ था। लिमिट क्या पुट करें, एम एज इट इज, अपर लिमिट इज वी स्क्वेयर बाय टू, लोअर लिमिट इज जीरो, तो पूरे की वैल्यू जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा ये। तो वर्क डन अपने पास क्या आ गया बेटा, हाफ एम बी स्क्वेयर। वर्क डन क्या आ गया, हाफ एम बी स्क्वेयर, और ये वर्क डन किस में है, मोशन में है। तो ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या बन गया, हाफ एम बी स्क्वेयर। ये हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी का बाय कैलकुलस मेथड। फटाफट से राइट डाउन कर लूँ। डन बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट इसी में एक छोटा सा रिलेशन जिस पे मार्क कर लेना आप, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है आपके पास, चाहे वो 2 मार्कर सेगमेंट में हो, 1 मार्कर सेगमेंट में हो, हर स्कूल में ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे, इस फॉर्मूला पे जरूर बनेगा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, लिखें बेटा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो हमें पता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इज इक्वल्स टू एम वी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात क्लियर है। रिलेशन किसके बीच में बताना है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे
m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया आपके पास, m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, m स्क्वायर v स्क्वायर मतलब क्या बन गया ये, p स्क्वायर बाय 2m। तो p स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया, 2m के ई, और p की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 2m के ई। ये रिलेशन किसके बीच में आया, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में। इसे राइट डाउन कर लो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके पास, आपका क्वेश्चन ये बनेगा ही बनेगा, इसमें क्वेश्चन फ्रेम करता ही करता है। डन। नेक्स्ट लिखें, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, it states that it states that the work done by the net force it states that the work done by the net force acting on a body it states that the work done by the net force acting on a body is equals to the it states that the work done by the net force acting on a body is equals to the change produced is equals to the change produced in the kinetic energy of the body is equals to the change produced in the kinetic energy of the body. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, it states that the work done by the net force acting on a body is equals to the change produced in the kinetic energy of the body. ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है, जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम बोलेगा पेपर के अंदर, जब भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वो डेरिवेशन स्टेटमेंट यही रहेगी, चाहे किसी भी दो फॉर्मेट में इसका डेरिवेशन है। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए और एक वेरिएबल फोर्स के लिए। आपके पास आपका जो डेरिवेशन डिराइव करना होता है वो दो तरह की डेरिवेशंस आपके कोर्स में है, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी और वेरिएबल फोर्स के लिए भी। स्टेटमेंट यही रहेगी कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जीज का चेंज जो होगा वही वर्क डन होगा। ठीक है, वही वर्क डन होगा, स्टेटमेंट वही रहेगी। बट आपको याद रखना है कि ये डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट के लिए बोला और आपने कैलकुलस मेथड लगा दिया तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसने कैलकुलस के लिए बोला, हमने कांस्टेंट वाले से कर दिया, तब भी हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर उसने मेंशन नहीं कर रखा, बोला स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपको कैलकुलस मेथड से ही करना। ठीक है, ये बात याद रखना, यहां वहां गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट लिखें। पहला प्रूफ करना है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स लिखें। सपोज अ कांस्टेंट फोर्स suppose a constant force acting on a body suppose a constant force acting on a body suppose a constant force
acting on a body of mass m, acting on a body of mass m, produces acceleration a in it, produces acceleration a in it after covering distance, after covering a distance, after covering a distance. Suppose the velocity of the body after covering a distance, suppose the velocity of the body changes from u to v. Suppose the velocity of the body changes from u to v. तो एज पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इसने क्या बोला, कंसीडर किया एक बॉडी जिसका मास m था, उस पर आपने एक कांस्टेंट फोर्स f लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है एक फोर्स लगाएंगे तो f इज इक्वल टू ma, एक एक्सेलरेशन वहां प्रोड्यूस हुआ, और वो एक्सेलरेशन आएगा तो स्पीड क्या होगी बेटा, चेंज होगी, और एक्सेलरेशन है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। जो पहले क्या था u, और अब क्या हो गया v, तो u से v चेंज हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है जब u से v वो ट्रैवल कर रहा होगा तो कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा, वो डिस्टेंस हमने क्या मान लिया s। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई दैट इज a, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, v आपकी फाइनल वेलोसिटी थी। अब मुझे क्या करना है, इसे यूज करके आपको काइनेटिक एनर्जी बनाना, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ m, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ m, ये क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू 2as, ठीक है। यहां से क्या हुआ बेटा, 2 से 2 कैंसिल, अब ये हाफ एम बी स्क्वायर क्या बन गया बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर क्या बन गया बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एम ए इंटू एस, एम ए को क्या लिख दिया एफ इंटू एस, एफ इंटू एस क्या हो जाएगा वर्क डन, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया बेटा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी मैंने क्या प्रूफ कर दिया, वर्क डन किसके इक्वल हो गया, डेल्टा के। और यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है आपका, ठीक है। आप देखिए स्टेप में हमने क्या किया, हाफ एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी स्क्वायर था तो ये क्या बन गया हाफ एम वी स्क्वायर, यू स्क्वायर था तो ये क्या बन गया हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम मल्टीप्लाई 2as एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, एम ए क्या बन गया फोर्स, और एस एस रहा, एफ इंटू एस क्या हो गया वर्क डन हो गया, ठीक है। और वर्क डन किसके इक्वल आ गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के फाइनल माइनस के इनिशियल ही क्या है मेरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। इज इट ओके, फटाफट से राइट डाउन करें। अब नेक्स्ट इसी में वर्क एनर्जी थ्योरम, नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, लिखें कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स, consider a variable force F is acting on a body, consider a variable force F, consider a variable force F is acting on a body of mass M, is acting on a body of mass M and produces displacement, and produces displacement in its own direction, produces displacement in its own direction, produces displacement in its own direction, own direction मतलब थीटा क्या हो गया बेटा जीरो, अगेन वेरिएबल फोर्स है तो मैंने वर्क डन क्या मान लिया स्मॉल, और ये क्या बन गया एफ डॉट डी एस। अब वर्क डन स्मॉल है और दोनों के बीच में एंगल क्या है जीरो, क्योंकि उसने बोला दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। डी डब्ल्यू क्या बन गया बेटा अपने पास एफ डी एस, अभी सेम ऐसा किया था हमने एफ, बट एफ की वैल्यू अपने पास क्या है एम ए, अगर फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज होगा, तो वो क्या बन जाएगा डीवी बाई डी टी,
पीछे वाले में एक्सेलरेशन हमने क्या लिया था, कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट थी। यहाँ पे फोर्स कैसी है, वेरिएबल, तो मास तो चेंज नहीं हो सकता। क्या चेंज होगा, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज होके फोर्स की वैल्यू को क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा। और डीवी बाई डी टी मतलब हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। 0 सेकेंड्स पे अलग, 1 सेकेंड पे अलग, 2 सेकेंड्स पे अलग, हर इंस्टेंट पे आपकी एक्सेलरेशन अलग हो गई, तो उससे मल्टीप्लाई होके फोर्स भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस इक्वेशन में पुट कर दिया जैसे उसमें हमने किया था। ये क्या हुआ, एम डीवी बाय dt, और ये क्या बना बेटा, ds। फिर से इंटरचेंज किया पोजीशंस को, dw एज इट इज, और इसे क्या लिखा बेटा, m ds बाय dt, और ये क्या बना बेटा, dv। तो ds बाय dt क्या बन गया, v। तो ये क्या बन गई इक्वेशन, अभी हमने पढ़ा था, mv dv। वही सेम काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड से देखेंगे आप, तो आपके पास यही फॉर्मूला आया था। वहां बस क्या चेंज था, वहां हमने लिमिट 0 से v पुट किया था, यहाँ पे लिमिट हम u से v पुट करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। dw का इंटीग्रेशन w, यहाँ से mv dv, लिमिट क्या आई बेटा, u से v। w एज इट इज, m कांस्टेंट बाहर, v dv का इंटीग्रेशन इज v² बाई 2, एंड दिस इज u से v। फटाफट से राइट डाउन करें। नहीं बेटा, चेंज हो रही है ना, तभी तो फोर्स वेरिएबल होगा। अगर तेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो फोर्स चेंज ही नहीं होगा ना, m × a हमेशा एक ही वैल्यू देगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 सेकंड पे मान ले 2 है, 2 सेकंड पे 2.5 है, 3 सेकंड्स पे 3 है, 4 है, m × a की वैल्यू हर बार क्या करेगी, एक नया फोर्स देगी, तभी तो फोर्स वेरी करेगा टाइम के साथ। कौन सा, पीछे में आप देखो, फोर्स आपका कांस्टेंट था, वहां एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था, तभी तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। और यहाँ हमने इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है यहाँ पे, और वहां पे टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा था। बेटा हमने इसलिए 0 से v नहीं लिया कि जरूरी नहीं है ना बॉडी हर बार रेस्ट पे ही हो, वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है ना, इसलिए चेंज को दिखाने के लिए किया बस, और कुछ नहीं। डन बच्चों, अब लिमिट्स पुट कर दो अगले स्टेप में आप। अगले स्टेप में लिमिट्स पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हो गया रिद्धिमा, डन, चलें आगे। ये वर्क डन क्या आया बेटा अपने पास, m एज इट इज, अपर लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, v²/2, लोअर लिमिट u²/2। तो ये आपके पास वर्क डन क्या आ गया बेटा, हाफ m v² माइनस हाफ m u²। तो ये क्या हो गया, के फाइनल, और ये क्या हो गया, के इनिशियल, जिसको हम क्या लिखेंगे बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने प्रूफ कर दिया वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, याद रहेगा, जब भी नेचर ऑफ फोर्स वेरिएबल होगा तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाते हैं। ठीक, ये वाली डेरिवेशन आपके पास स्टेटमेंट के साथ भी पूछ लेता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट, एक नाइन्थ की डेरिवेशन थी आपके पास, जो इस बार पेपर में 11th में भी पूछ लेते हैं। टॉपिक लिखें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये आपने तीन पोजीशंस ली बॉल की, एक ए, एक बी और एक सी।
ग्राउंड से जहां से फेंका उसका हाइट तो फिक्स्ड होगा बेटा, उसे तो एच ले लिया आपने। ए से बी जब वो ट्रैवल कर रहा है, सपोज उसने एक्स डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट बचा उसके पास, एच माइनस एक्स। इज इट ओके बेटा? फ्रीली फॉलिंग है तो यहाँ पे यू की वैल्यू क्या मानी जाएगी, जीरो। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ये बात क्लियर है? ड्रॉप किया तो यू क्या होगा, जीरो, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वेयर। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। पॉइंट ए की बात कर रहा हूं मैं, अभी डिस्प्लेस नहीं हुआ, एट पॉइंट ए ओनली। पॉइंट ए पे आप क्या हो, किसी पोजीशन पे हो, आप मोशन में थोड़ी ना हो। इस पॉइंट पे जब आप हो तो आप कहाँ पे हो बेटा, किसी पोजीशन पे हो, किसी हाइट पे हो, आपके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल, वो क्या होती है बेटा, mgh। कितना हाइट है ग्राउंड से, h। तो टोटल एनर्जी क्या होता है बेटा, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जीरो प्लस mgh, तो टोटल एनर्जी अपने पास क्या आ गई बेटा, mgh। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। ए पॉइंट पे अपनी टोटल एनर्जी क्या हो गई, mgh। तो अगर ये कंजर्वेशन प्रूफ कर रहा होगा तो बी पे भी क्या होगा, mgh, और सी पे भी क्या होना चाहिए, mgh। ठीक है, यानी इस वाले पे भी क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे जब वो आएगा, यहाँ पे भी मेरी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, mgh, और यहाँ पे भी मेरी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, mgh। तो पहले हमने पॉइंट ए पे निकाला, पॉइंट बी पे करेंगे बात। फटाफट से राइट डाउन करो उसको। और ये वाली डेरिवेशन बहुत बार एग्जाम्स में आपके पास आ जाती है, 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है, नाइन्थ में होती है तो दिमाग में ही होता है, नाइन्थ में करी तो हुई है। तो अगर करी नहीं होती तो एग्जाम वाले टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो ए पॉइंट पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया इसने, एस। तो यहाँ पे वी पता चल जाएगा, कौन सा इक्वेशन लगा दें, बोला एट पॉइंट बी, किस पे बात कर रहा है बेटा, एट पॉइंट बी, यू क्या हो गया बेटा, जीरो। तो हमने इक्वेशन लगा दिया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये जनरल फॉर्मूला होता है। बी की वैल्यू निकालनी है, यू क्या है बेटा, जीरो, 2g, और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया उसने, x। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2gx। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2gx। हमें क्या निकालनी थी यार, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली डाल दिया, क्या वैल्यू थी अपने पास, 2gx, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया बच्चे, mgx। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे कितनी आई, mgx। हाँ जी, स्क्वायर की जगह ही तो पुट किया बेटा, 2gx। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे क्या होगा बेटा, mgh। h कितना है, हाइट कितनी है बी पॉइंट पे, जब आप बी पॉइंट पे रुकेंगे तब तो पोजीशन मिलेगी, और जब आप यहाँ रुके तो आपकी हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। तो यहाँ पे h की जगह क्या पुट कर दिया बच्चे आपने, h माइनस एक्स। तो ये क्या बन गया, mgh माइनस mgx, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी अपने पास क्या है बेटा, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, आप पुट कर सकते हैं बेटा, mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, और टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई बेटा, सिर्फ mgh, माइनस कहां से, अपार mgx प्लस mgh माइनस mgx। तो ये तो कैंसिल हो गया ना, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, सिर्फ mgh ही तो बचा। और ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। फटाफट से राइट डाउन करें। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, जब आप ए से बी जा रहे हैं तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया, एक्स, और जब वो रुका तब तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी।
उस टाइम पे आपकी हाइट कितनी थी ग्राउंड से, h माइनस एक्स। ठीक है, फटाफट से राइट डाउन करें, फिर मैं थर्ड वाले पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। डन, चले आगे। अब थर्ड है आपके पास एट पॉइंट सी। किस पे बात कर रहे हैं आप, एट पॉइंट सी। अब सी पे भी हमें वेलोसिटी निकालनी है पहले तो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v की वैल्यू निकालनी है, u तो 0 हो गया और ये क्या हो गया 2gh। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2gh। सी पे आपका u तो 0, ए से ही तो फेंक रहे हो आप काउंट तो ए से ही कर रहे हो। इनिशियली u 0 था और डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, पूरी हाइट। ग्राउंड पे गिरने के लिए उसे पूरी हाइट का डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट्स सपोज टू बी h। तो v स्क्वायर क्या आ गया 2gh। और अपने पास बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बेटा, v स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया आपने 2gh, कैंसिल, और ये क्या आ गया mgh। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या आई mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई बेटा अपने पास mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे क्या होगा mgh, बट हाइट क्या है ग्राउंड पे 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। और टोटल एनर्जी क्या हो गई, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी mgh प्लस 0। और ये क्या आ गया बेटा, दैट्स इट। तो आपने क्या शो कर दिया, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एनर्जी क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, कंजर्व्ड है, mgh है। तो इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी को ओबे करता है। ठीक है, ध्यान रहेगा बेटा, फटाफट से राइट डाउन कर लो। पीडीएफ अभी मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। इतना पोर्शन आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में खत्म करके रखना है। फिर एक सेगमेंट आपका इसमें स्प्रिंग वाला और कोलिजन, अगले क्लास के अंदर ये पूरा पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। संडे क्लास लूंगा मैं। हाँ, नेगेटिव नहीं बेटा, ग्राउंड पे पहुंच गया ना, व्हेन यू आर एट पॉइंट सी, तो एच की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, इतना आप अच्छे से कवर करके रखेंगे, ये आपको सब अच्छे से आना चाहिए। पीडीएफ अभी मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ।